अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे मारूफ अदीब और मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं सितारे इम्तियाज धात के सिवा कुछ नहीं, इसके अलावा गर्दन नहीं झुका सकता था, इसलिए अवार्ड वसूल नहीं किया। नुमाइंदा समान नईम अशरफ भट्ट को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा, मैंने हमेशा हुकूमतों के बजाय अवाम का साथ दिया, कभी मियाँ साहब, खान साहब या बीबी जिंदाबाद नहीं कहा। ये भी कहा कि अमजद सलाम अमजद से उनका क्या मुकाबला, वो अदीब नहीं शायर हैं। अताउल हक कासमी तो लतीफ़े सुनाते हैं। अशफाक अहमद को सबसे बेहतरीन ड्रामा निगार करार दिया। मजीद क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। बुनियादी तौर पे मैं जो काम जिस वक्त कर रहा होता हूँ उसी जज्बे से कर रहा होता हूँ जिस जज्बे से इश्क किया जाता है। नावल जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। सफ़रनामा ज़रा सा बाद में आता है। वो कहते हैं ना कि जी बड़ा माहौल चाहिए, ये शायरों वगैरह ने ना जो अदीब होते हैं, बड़े अदीब, उन्होंने मशहूर कर रखा होता है कि माहौल चाहिए और ये है, और अदीब का ये कुछ भी नहीं। मैंने मेरा ख्याल अपनी 2-3 बेहतरीन किताबें जो है निकले तेरी तलाश में, उनलस में जिसको यूनेस्को ने बेस्ट बुक ऑफ द ईयर किया, वगैरह वगैरह, वो ग्वाल मंडी चौक में हमारी दुकान थी, वहाँ पे बैठ के आने बाद रौला पे सारा कुछ अभी बैठे। ले आपके अंदर आग हो ना तो आप कहीं बैठ जाएं तो वो शोला वहाँ से लपक उठता है। अदीबों में बहुत ज़्यादा देखा है कि राइवलरी बहुत है। जी हाँ। क्यों? बस वो राइवलरी इसलिए होती है कि जिस तरह कहते हैं ना, जो मुकाबला हुस्न होता है वो ताज तो किसी एक के सर पे सजता है ना। लोग कहते हैं जी अदीब की कदर नहीं। मुझे मेरी औकात से बढ़ के मिला कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने ढेर सारे पढ़ने वाले मिले। अवाम के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मिल गई। मैंने हमेशा हुकूमतों की बजाय अवाम का साथ दिया। आज तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को कमिट नहीं किया। कहीं भी मैंने मियाँ साहब जिंदाबाद या खान साहब जिंदाबाद या बीबी, नो। राइवलरी आपकी किसी के साथ है कि अभी की नहीं बात कर रहा? जब आप रूस नहीं, राइवलरी नहीं थी, मेरी नहीं थी, दूसरों की थी। अगर आप साथ वाले कमरे में जाएं तो मेरी जो स्टडी है उसमें एक महात्मा बुद्ध का मुजस्समा है, उसके गले में 3-4 सरकारी अवार्ड जो मुझे मिले हैं मैंने उसके गले में लटकाए हैं। वो पत्थर के गले के, वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो ऐसे वैसों को भी मिल चुके हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें मिले हैं तो फिर मैंने क्या करना। राइवलरी तो मुझे तब होगी जब मैं किसी को अपना मद्दे मुकाबिल समझूंगा। अच्छा, आपके कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, आप अकेले हैं, यही आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि 80 साल की सारे फौत हो गए हैं ना जो थे। नहीं, अगर कोई 80 साल का जिंदा है मद्दे मुकाबिल अदीब, तो वो आपके मुकाबले का नहीं है। नहीं, मुकाबले का नहीं है। हाँ। मेरी उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मैं उसके साथ नहीं भाग रहा। अच्छा, आप में जितनी जान होगी आपके हासद भी उतनी होगी। वो सही है। वो थे ये थे कि भाई वो बातें जो मैंने नहीं कही, जो मुझे सपोर्ट करते थे, जो मेरे मद्दाह थे, मेरे बुजुर्ग थे, उन तक ऐसी बातें कही गई जो टोटली लव और झूठ थी, और जिन पे कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। और बड़ा अरसा लगा मुझे ये साबित करने के लिए मैंने नहीं कहा। उससे मुझे डैमेज भी हुआ, ख़ानदानी तौर पे भी हुआ, बाकी भी लिटरेरी तौर पे हुआ, लेकिन उस फेज से मैं निकल आया। 50 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट कि मास्को की स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू के निसाब में, परमानेंट निसाब में मेरी तहरीरें शामिल, और इसीलिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया लेक्चर्स के लिए। तो वो जब किताब आई है तो उन्होंने कहा कि पता करो ये बंदा है कौन, क्योंकि मेरा नाम पहले था नहीं। तो पहले तो वो ये था ना कि भाई बड़ी अच्छी किताब है ये, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने फील किया कि ये तो कोई सिलसिला और चल रहा है। फिर ज़ाहिर है वो साजिशें शुरू हो गई, सिलसिला हुआ। मैंने कहा ना कि डैमेज भी हुआ मैं, लेकिन मुझे उतना ही अरूज हासिल हुआ। और एट वन टाइम मेरे ख्याल आज से 15-20 दे ऑल्सो फेल्ट कि नहीं, ये हमारे काबू में नहीं रही। जो आपको साजिश करते थे, तंग करते थे, कभी उन्होंने खुद बाहत में, जब आप कह रहे हैं कि उन्हें महसूस हो गया, तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि यार हम आपसे हसद करते थे या साजिश करते थे? अच्छा, किया तस्लीम? कितने लोग थे वो ऐसे? 2-3 लोग तो हैं जिन्होंने माजरत की कि वी वर रॉन्ग,
دیکھ لیں کہ وہ کہاں ہے اور میں کہاں. کئی مرتبہ ظاہر ہے میں انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آتا تھا, اور میرے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ میں اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میں ایک صاحب کو میں نے کہا تھا, میں نے کہا کہ یوں گندے کپڑے جو ہے نا وہ چوک میں نہیں دھوتے. بالکل صحیح. میرا تو ایک آدھ گندا کپڑا ہوگا, تمہاری تو لانڈری کھل جائے گی, چوک بھر جائے گا, تو بی کیئرفل. تو اب کیونکہ میں اس سطح پہ اتر نہیں سکتا. وہ آپ کو تنگ کرتے تھے, خود بھی ادیب تھے وہ. یہی تو مسئلہ تھا نا, اگر وہ ہوتے تو کبھی حافظ نہ ہو. مثلا میرے جو ہم اثر لوگ ہیں, مثلا اسد محمد خان ہے, منظر ہیں, افتخار عارف ہیں, پہلے فراز تھے بڑے اچھے لوگ. جی. یہ بڑے لکھنے والے ہیں. امجد صاحب امجد ہیں. اچھا, آپ نے اگر فیڈ کرنا ہے تو پھر آپ ہی بات کر لیں. نہیں, میں نام تو وہ بڑا تو ہے سر وہ میں اپنے بڑوں کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے بڑوں کی بات کریں. تو وہ ان کے ساتھ میری کوئی, امجد کے ساتھ بھی میری, مطلب ان کے ساتھ کوئی میرا ہے نہیں, کیونکہ جو ہوں ایک پائے کے, ان کے ساتھ آپ نے کیا حسد کرنا, یا ان کے ساتھ کیا آپ نے لڑائی مول لینی, جو بہت اس سے نچلی سطح پر زندہ ہے, اور وہ بھی وہیں پہ درجے ہوتے ہیں نا, چوپائے ہوتے ہیں سارے. کچھ گدھے ہوتے ہیں, کچھ خچر ہوتے ہیں, کچھ گھوڑے ہوتے ہیں, کچھ عربی گھوڑے ہوتے ہیں, سمجھے. تو یہ نہیں کہ وہ ادیب نہیں. عطاء اللہ قاسمی کو ادیب مانتے ہیں؟ ہاں, ہر کوئی بندہ جو بیٹھ کے لکھتا ہے وہ ادیب تو ہوتا ہے. اچھا, آپ نہیں مانتے؟ نہیں, میں نے کہا ہے. اچھا, امجد صاحب امجد ادیب ہے؟ نہیں, وہ شاعر ہے. اچھا, شاعر ادیب نہیں ہوتا؟ ادب نارملی ادیب میں نثر نگار بھی ہوتا ہے, وہ پورا کمپریہنسو ہوتا ہے. شاعر ذرا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک کہ فیوچر میں بھی ایسا ہوگا. اشفاق احمد سے بڑا پلے رائٹ اور کوئی نہیں. ان کے کوئی مطلب پاس کو بھی نہیں پہنچ. محبت کی ہے آپ نے, جس کو محبت کہتے ہیں, یہ نہ کہیے گا میں نے ادب سے محبت کی ہے, میں یہ فلاں سے کی ہے. محبت سے مراد لڑکی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ جس قسم کے لوگوں کے انٹرویو کرتے رہے ہیں وہ اسی قسم کے جواب دیتے ہوں گے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک یہ بہت پیچیدہ سوال ہے. وہ یہ سمجھ لیں کہ میں کبھی محبت کے بغیر رہا ہی نہیں. میرے افیئرز نہیں چلے. افیئرز ویری چیپ. اوکے. لیکن یہ ہے کہ کچھ چہرے ایسے آئے جو مجھے پسند آئے. میرا پہلا صبر نامہ چھپا تو بہت سارے لوگوں کا اس میں لڑکیاں بہت, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں اعتراض والی کون سی بات. کسی نے پوچھا کہ بھائی یوزول سوال کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میں نے کہا تھا اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا, تو میں نے کہا تھا کہ میری کامیابی کے پیچھے بہت سی عورتوں کا ہاتھ. پاکستان آرمی کے ایک صاحب نے کہا انٹیلیجنس کے, انہوں نے کہا جی آپ کا کام نام جو ہے نا آپ بہت کام آتے ہیں. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہنے لگے کہ ہم جب وہ غیر ملکی جاسوس پکڑتے ہیں اس کو سب کچھ آتا ہوتا ہے, سارے کلمے آتے ہوتے ہیں, نمازیں شمازیں آتی ہیں. ایک دم ہم پوچھتے ہیں کہ مستنصر حسین تارڑ کو جانتے ہیں, اگر وہ کہتا ہے نہیں, ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی. میں پہچان تھا پاکستان, ٹھیک, اب بھی ہوں, اور میری پہچان پاکستان. یہ آپ کو کہا ایک آفیسر؟ ہاں, کرنل تھے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھے یہ پچھلے سال ملا کیا ہے, ستارہ امتیاز. تو یہاں پہ گورنر ہاؤس میں وہ ساری انویٹیشن وغیرہ, تو میری بیوی نے پوچھا, میں نے تو نہیں جانا. تو میں نے کہا کہ اتنا میں نے مشقت کی زندگی بھر, میں وہاں پہ ایک کوئی بھی گورنر صاحب ہوں, وہ ایسے لائق فائق گورنر تو ہوتے نہیں, آپ کو پتہ ہی. تو میں اس کے سامنے سر جھکاؤں یوں کر کے ایک دھات کے لیے, تو میں نہیں گیا. میرا بیٹا گیا. میرے ادیب دوست نہیں ہیں, مصور بہت زیادہ دوست. ادیبوں کو میں نے ذرا ایک کم تر سطح پر پایا ہے, انسانی سطح پہ, مصور کو نہیں. ہاں, یہ کیا وجہ ہے, کیوں ہوتا ہے؟ مصور میں ہوتا ہے وہ شور نہیں ہوتا. وہ ادیب کیوں یہ کم سطح پہ ایسے کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کمال کر دیا اور یہ دیکھو ہم نے وغیرہ وغیرہ. اچھا, کچھ ادیب کہتے ہیں, مثال کے طور پہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تو ان کا زندگی میں نے کوئی کام پیسوں کے لیے نہیں کیا. آپ نے بھی کبھی کوئی کام پیسوں کے لیے نہیں؟ دیکھیں بات سے یہ ہے, میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ فرق ہوتا ہے کچھ.
नस्लों में, तो एक नस्ल का सवाल जो है एक बंदे से करें, दूसरी नस्ल जो है वो और ही नस्ल है उससे और करे, तो वो मुझसे वो ना करे। हम असर हैं ताउला कासमी? मेरा ये हम असर तो मैं ये सब्जी बेचने वाला भी हम असर ही है। उनको मज़ाह नगार समझते हैं आप? हाँ, मज़ाह नगार तो है ताउला कासमी। हाँ, लतीफ़ा सुनाता है, बहुत अच्छा सुनती है उसमें। बस वो ड्रामे भी लिखे हैं बड़े अच्छे। हाँ, ड्रामे भी अच्छे। हाँ, तो वो लतीफ़े तो नहीं है, ड्रामे। हाँ, ड्रामे। शक तो आप पे करते होंगे आपकी मोहतरम? नॉट एज सच, नॉर्मल है हर बंदे की ज़िंदगी में। ये नहीं है कि मैं मशहूर था या मैं वगैरह वगैरह, सब लोगों की ज़िंदगी में इस किस्म के सिलसिले आते हैं। दैट इज़ लाइफ, इसके बगैर तो लाइफ नहीं है ना। फिर कीड़ों मकोड़ों में और हमें क्या फ़र्क रह गया? ये लूमड़ जो घूमते हैं इधर उधर, जिनके आप इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, आप सियासतदानों को लूमड़ नहीं देखिए ना, तो उनके करता हूँ। देखिए ना आप, मैं उसको आप ताउला कासमी साहब का किया है, नीमा का किया है, नहीं लूमड़ है आप नहीं आप सिंह का भी आपको नहीं पता। अच्छा, चलो सिंह को छोड़ दें, बाकी जो है वो लूमड़ है। नहीं मैं वैसे ही देखें, ये हमारा जो हम जैसे लोग होते हैं तो हम इस तरह ही गुफ्तगू करते हैं, मतलब लूमड़ ना सही, लगड़ बगड़ सही, कुछ मतलब कुछ ना कुछ। जितने भी आप देखें, हर इंसान को अगर आप गौर से देखें ना, तो उसमें किसी ना किसी जानवर की शबीह नजर आएगी। अच्छा जी, मेरे केड़ी नहीं बोला, मैं इंटरव्यू नहीं चलवाना। तो इंटरव्यू आपने मुलाहिजा किया, इसी पर गुफ्तगू करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, अदब का बहुत बड़ा नाम है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, और बड़ी बातें उनकी जानिब से की गई। ये कहना कि हुकूमतों के बजाय आवाम का साथ दिया, सितारा इम्तियाज़ देने से उनकी जानिब से इनकार किया गया, उसकी वजह ही बताई गई। गवर्नर के हवाले से बात की गई, क्या समझा जाए, किसी हवाले से शिकवा कर रहे हैं वो? जी रमीज, बिल्कुल। पहली बात तो ये है जो आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम, बल्कि उन्होंने ठीक कहा कि वो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान उनकी पहचान है। हर तरह से वो नावल निगार हों, वो सफ़रनामे, टीवी ड्रामा या कॉम्पेनिंग, वो बड़ा नाम है। लेकिन उनके गुफ्तगू से एक साफ पता लग रहा है, एक तो ये कि ये बात बिल्कुल सही उन्होंने कही है कि जो सियासी लोग गवर्नर ज़ाहिर लगते हैं, तो वो इनके पाए के अगर अदब या वो देखा जाए तो वो बिल्कुल वो नहीं हो सकते। तो वो उसी को उन्होंने कहा कि मैंने इनकार किया पिछले साल तमगा इम्तिहान, उससे पहले उन्हें कई मिल चुके थे उधर जाने पर, क्योंकि गवर्नर इतने लायक नहीं होते। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो इससे पहले मिले हैं, मैंने महात्मा बुद्ध के मुजस्मे में उनके गले में लटकाए हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू इसलिए कम है कि वो उनके हिसाब से तारड़ साहब के वो ऐसे लोगों को भी मिला है जो मेरिट के खिलाफ हैं, और ये बात बहुत से और फील्ड के लोग भी ये करते हैं। दूसरी अहम बात है कि जो रकाबत है, जो राइवलरी है अदीबों में, वो होती है। तो इधर कुछ लगता है कोई बहुत ज्यादा इनके खिलाफ ना, जो उन्होंने कहा कि साजिशें लोग करते थे, और काफी वो उसमें गुस्से में थे, और इस हद तक उन्होंने कहा कि मेरा तो अदीब कोई, मैंने दोस्त बिन मुसव्वर दो साथ क्या है, इनके बड़े अच्छे दोस्त थे, और कहा कि 2-3 ऐसे लोग थे जो कि उनके हिसाब से नाम नहाद अदीब हैं, उन्होंने साजिशें की, झूठे बातें उनके खिलाफ लफ्ज़ बातें फैलाई, उन्हें खानदानी भी नुकसान हुआ और अदबी भी हुआ, और बाद में उन्होंने तस्लीम उन लोगों ने किया, माफ़ी मांगी। उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब मैंने उन्हें ताउला कासमी साहब हैं और अमजद बड़े नाम हैं, तो मेरा ख्याल था कि वो उनको भी वो कहेंगे, लेकिन उनके नामों से थोड़ा सा उन्होंने जो है वो इतना उनको गुस्से का इज़हार किया। वैसे इशफाक साहब, अहमद फाज, इन सब की बड़ी तारीफ और उनका अदब करते हैं, लेकिन ये लगता है कि शायद हम कह सकें कि वही लोग थे जो कि जिनके वो नाम या उनका कोई था, उनका भी वो उन 3 लोगों के साथ थे कि जो उनको डिफेम करते थे, उनके खिलाफ साजिशें करते थे। तो अदीबों में ये रकाबत बिल्कुल है। और एक और अहम बात उन्होंने कही कि इंटेलिजेंस वाले ऑफिसर जो हैं, जब वो जासूस को पकड़ते हैं तो उनके बिल्कुल इन साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि मुनफरिद तहरीर के हवाले से इनका बड़ा नाम है और बहुत सी अहम बातें उनकी जानिब से की। हमारे साथ रहिएगा। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके हैं अफसाना निगार हमीद शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमीद साहब। जैसे कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने वाले अफसाना निगार हमीद शाहिद हैं, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद शाहिद साहब,
मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि सितारा इम्तियाज़ जो है वो धात के सिवा कुछ नहीं है, गर्दन नहीं झुका सकते और इसलिए अवार्ड वसूल नहीं किया। और ये भी कहा कि गवर्नर इतने ज़्यादा लायक नहीं होते। क्या समझते हैं, जैसे उन्होंने सियासत की तरफ इशारा किया, क्या सियासी लोग अदब और ये जो राइटिंग होती है, जितने मुसन्निफ होते हैं, इनका क्या इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये कि मैं कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हूँ, मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला और शायद मुझे इसलिए मिल गया था कि कुछ और लोगों को भी तमगे दिए जाने थे। एक तो बात ये है कि इसे दुरुस्त कर लें। तारड़ साहब ने ये जो कहा है कि सब तमगे दुरुस्त नहीं दिए जाते, तो ये कोई नादुरुस्त बात भी उन्होंने नहीं कही है, ऐसा होता है। लेकिन उसे वसूल हम करते किस लिए हैं कि वो हमें हुकूमतों की तरफ से नहीं मिलता, बल्कि रियासत की तरफ से मिलता है। और रियासत जो है उस पे हमारा हक है और रियासत का हम पे हक है। हम हुकूमतों के कहने पे नहीं आते। मंटो ने भी कहा था यही बात कि हम हुकूमतों के वफादार नहीं हैं, हम तो रियासत के वफादार हैं। तो चूंकि वो जो हुकूमती या कोई भी नुमाइंदा गवर्नर होता है वो रियासत का नुमाइंदा होकर उस वक्त हमें वो तमगा दे रहा होता है, तो हम इसलिए वसूल करते हैं। और मेरा ख्याल है जब इन तारड़ साहब के घर में महात्मा बुद्ध के मुजस्मे तक वो पहुंच गया जो तमगा था, तो इसका मतलब यह है कि किसी ने उनके ब्याह पे वसूल किया है और उसके साथ ज़ाहिर एक चेक भी होगा, तो वो भी वसूल किया होगा, वो तो वापस नहीं किया होगा। तो रियासत की तरफ से तो उन्होंने वसूल कर लिया है, लेकिन अगर उन्होंने एहतजाजन किसी नुमाइंदे से वसूल नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिहाज से दुरुस्त भी है। बिल्कुल। शाहिद साहब, कतई कलामी की बेहद माजरत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि कोई भी शोबा हो उसमें चपकलिश तो रहती है लोगों के हवाले से अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि साजिशें तक की गई उनके हवाले से। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये होता ही है कि ये दोनों तरफ से होता है। मैं ये इसलिए कहूँगा कि आप अगर साजिशें करने वालों में शरीक नहीं हैं और आप एक दूसरे के खिलाफ बात करने वाले नहीं हैं, तो फिर आपके खिलाफ भी कोई बात नहीं करेगा। मैंने ये देखा है कि जब ये होती है तो चपकलश दोनों तरफ से होती है, और जब एक तरफ एक ही उम्र के एक ही ऐद के लिखने वाले जब इकट्ठे बैठते हैं तो किसी न किसी बात पे नाराज होते हैं, और वो किस शोबे में ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ नाराज होते हैं। लेकिन ये जो लिखने का अमल है ना जी, ये आपको अकेला होकर लिखना होता है। जब आप कागज के सामने होते हैं तो आप किसी साजिशी के, किसी दोस्त के साथ नहीं शरीक होते, बल्कि खुद कागज के सामने होते हैं और उसी को जवाबदेह होते हैं, और वहीं पे आप बनते हैं और वहीं पे आप बिगड़ते हैं। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या नहीं कर रहा। बात तो ये है कि आप कागज के ऊपर अगर सही सच्चे उतरे हैं तो फिर आपका ठीक है। अहम नुकता है अमीर शाहिद साहब जो आपकी जानिब से उठाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर इस खुसूसी इंटरव्यू पर बात करेंगे। समा का पैनल हमारे साथ मौजूद है, खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब और अहमद वली साहब। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपनी तहरीरों के हवाले से काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी मुनफरिद नाम है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। दो बड़ी शख्सियात का नाम उनकी जानिब से लिया गया, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल हक कासमी के हवाले से खासी अहम बातें उनकी जानिब से की गई, और साथ ही साथ ये कहा गया कि वो गर्दन नहीं झुका सकते। किस पैराहे में उनकी जानिब से बात की गई आपके ख्याल में? देखिए जी, आपने कई सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अताउल हक कासमी और अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में उन्होंने जो कहा, उसको कहा जा सकता है कि वो मुआसराना चश्मक चलती रहती है। अहले कलम जो है वो कभी भी इस धड़ेबंदी ग्रुपबंदी से खाली नहीं रहे। गालिब और ज़ौक़ का ज़माना ले लें, या उसके बाद फिर आप आगे अगर चलें तो साहिल देलवी, बेखुद देलवी के जो हामी हैं वो तो बाकायदा एक दूसरे इकट्ठा हो जाया करते थे। फिर उसके बाद आगे अगर आप चले तो प्री पार्टीशन थोड़ा सा जो टाइम है उसमें सिमाब अकबर आबादी और उनके शागिर्द सागर निज़ामी का अबुल हसन हफीज़ जालंधरी के साथ जो मुकाबला है वो चलता रहा। फिर रिसेंट दौर में हमने अहमद नदीम कासमी साहब, वज़ीर आगा साहब के ग्रुप्स जो हैं वो भी देखे। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। देखें, ये जो तख्लीक़कार हैं, खुद पसंदी इनका शेवा है, और जब खुद पसंदी आती है तो फिर कोई दूसरा जो है वो उनकी नज़र में वो भाता नहीं है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो है वो एक बड़ा नाम है इस लिहाज से कि वो बसियार नवीस है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। 50 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं, इनमें से बेशतर सफ़रनामे हैं। नावल भी लिखे उन्होंने, कालम भी लिखे, उन कालम के मजमूए भी हैं, उसमें फिर अफसाने और ड्रामे भी हैं। लेकिन इसी तरह से कहा जाए तो अमजद इस्लाम अमजद भी कोई छोटा नाम नहीं, उनका तो खाली एक ड्रामा वारिस जो है उसको अगर रख लिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें मैं समझता हूँ उनका वज़न कम हो जाता है दूसरे लोगों का। तो मैं ये उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो किसी दूसरे को
इतना डिग्रेड करें कि वो कहें कि वो बहुत निचली सतह के लोग हैं। मेरा ख्याल है इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे कि तारड़ साहब सही कहा आपने कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। कता कलामी के लिए माजरत। जलील आली शायर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जलील आली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की बातों से क्या ऐसा नहीं लगता कि वो अदीबों में भी काफ़ी रकाबत होती है? जरा प्लीज थोड़ी सी ऊंची आवाज से जरा मेरे पास मोबाइल में साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, जैसे कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अदीबों के बारे में बात की, दीगर शायर जितने भी हैं उनके हवाले से बात की, अमजद के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जिस सतह पर ये लोग हैं ये अदीब नहीं है, शायर हैं, और किसी को उन्होंने कहा कि ये मज़ाहिया जुमले कसते हैं या इस तरह की बातें की। तो आपको क्या लगता है कि अदीबों में भी काफ़ी रकाबत होती है? ज़ाहिर है ये तो हमारी रवायत में बहुत पहले से चल रहा है। गालिब और ज़ौक़ का जैसे झगड़ा था, नासिक का आतिश का था, ये चलता रहता है। लेकिन जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस दर्जे पर नहीं बात करते थे कि इख्तलाफ जो है आपस का जो अदबी मार्कों में होता है और अदबी इख्तलाफात हैं वो तो होने चाहिए, वो अच्छी बात है। अंदाज़े फ़िक्र का इख्तलाफ जो होता है होना चाहिए, मगर इस तरीके से पब्लिकली अच्छी बात नहीं है। मुझे तो वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ याद आ रहे हैं कि जिस ज़माने में बड़ी आवेज़श थी नज़रियाती, ये 69-8 की बात है, तो उस ज़माने में ये बाहर से मुल्क से तो जब वापस आए तो हमारे अदबी हल्कों में पाकिस्तान का भी मज़ाक उड़ाया जाता था। तो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक मज़मून पढ़ा, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मेरा इश्क है और इसके लिए मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है और किसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में मैं कोई नेगेटिव बात नहीं सुन सकता। तो बहुत सारे मुल्कुल वतन लोगों का इन्होंने मोराल। बिल्कुल जमील साहब, इन्होंने ये भी आज ये कहा कि वो कल भी पाकिस्तान उनकी शनाख्त थी, आज भी वो पाकिस्तानी हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं आज भी उनकी जानिब से ऐसे ही कहा गया, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं उनकी जानिब से एक बहुत अहम ये बात की गई कि सितारा इम्तियाज़ जो है वो धात के सिवा कुछ नहीं है, वो गर्दन नहीं झुका सकते, इसलिए उन्होंने अवार्ड भी वसूल करने के लिए वो बजाते खुद नहीं गए। ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है आपके ख्याल में? अच्छा, इसमें देखें तज़ाद ये है कि अगर आपको फ़र्ज करो आपको एक अवार्ड पसंद नहीं है, आप उसमें समझते हैं कि आपकी कोई बेटी है, तो चाहे आप अपना बेटा भेजें चाहे आप खुद जाएं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखें ना, आपने अपना कोई नुमाइंदा तो भेजा, तो अवार्ड लेने के लिए भेजा तो सही ना। इसको अगर आदमी यूं समझ ले कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमें कोई अवार्ड मिलता है वो स्टेट की तरफ से मिलता है, वो किसी हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता या किसी ऐसे गहरे किसी गवर्नर या किसी वजीर से नहीं मिलता। वो सिर्फ एक अलामत होता है, हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो हमें दे रहा होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचने का अंदाज़े फिक्र का मसला है, सोचने का और अंदाज़े बयां का फ़र्क है। बेहद शुक्रिया जलील आली साहब, इस इंटरव्यू पर आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, जैसे कि जलील साहब भी कह रहे थे कि गालिब और ज़ौक़ की वो बात कर रहे थे और जो आपस की चपकलिश का मामला है वो अदब की दुनिया में भी हम देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमतों के बजाय मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अवाम का साथ दिया, सितारे इम्तियाज़ देने से भी उन्होंने इनकार किया बजाते खुद, और साथ साथ गवर्नर के हवाले से भी काफ़ी अहम बातें उनकी जानिब से की गई। क्या समझते हैं आप, किस हवाले से शिकवा उनकी जानिब से किया जा रहा है? शिकवा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सिंबॉलिक तरीके से बात करते हैं। अदीब जो हैं उनकी गुफ्तगू जो होती है वो एक मुहावरे में और सिंबल्स में होती है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह सियासी बुनियादों पर और सिफारिशों पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं उससे उसकी अहमियत बहुत कम हो गई है, बजाय इसके कि वो रियासत का एक बहुत बड़ा तमगा बने और उसको समझा जाए। वो इस तरह मेरिट के बग़ैर और सियासी बुनियादों पर दिया गया है मुख्तलिफ़ औक़ात में कि अब वो एक धात का टुकड़ा रह गया है, यानी वो बेईमानी हो गया है। अलबत्ता लोग उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने वो अवार्ड कबूल ही क्यों किया? आपने वसूल तो कर लिया ना, बेशक आप खुद नहीं गए लेकिन अब वो आपके पास आ गया। तो अगर आप समझते थे कि वो इतना बेईमानी है तो उसको कबूल करने से इनकार कर देते। बहरहाल जो कहना वो बात चाह रहे हैं वो यही है कि हुकूमत को कोई मेयार कायम करना चाहिए और उसका फ़ैसला जो है किसी मेरिट पे करना चाहिए। हर ऐरे गैरे नतू फैरे को जो भी हुकूमत आती है, जो उसका पसंदीदा होता है, उसको वो अवार्ड दे दिया जाता है। तो बाकी जहाँ तक बात है कि गवर्नर जो है कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता, तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। सियासी लोगों का और फील्ड है, अदब का और फील्ड है। अब सियासत के लोग अदीबों को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते, अदीब उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो हर एक का अलग अलग शोबा है। अब गवर्नर जो है कोई बहुत बड़ा पोइट और बहुत बड़ा कोई नॉवलिस्ट तो हो नहीं सकता,
वो तो एक सियासी आदमी होगा, तो जो भी अगर एवॉर्ड रियासत की तरफ से वो रियासत को रिप्रेजेंट करता है और एक आईनी ओहदा है, तो वही वो एवॉर्ड जो है उसी के ज़रिए तकसीम भी होगा। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ ज़रा बिल्कुल मेयार के तयन की अदनान साहब आप बात कर रहे हैं, तो इसी पर अहमद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, जिस तरीके से अदनान साहब की जानिब से भी की जा रही है कि इशारों में उनकी जानिब से ऐसा ही कहा जा रहा है कि मेयार के हवाले से उन्होंने शायद एतराज़ उठाया है जो सितारा इम्तियाज़ या दीगर जो इस वक्त अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके हवाले से, तो आप भी समझते हैं कि यही मामला है? देखें, एक तो ये कि ये जो बातें की हैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने, ये इख्तलाफात ऑब्वियसली सोच के इख्तलाफात होते हैं, दुनिया भर में होते हैं कि किसी सोच के आप मुखालिफ चल रहे हैं, अंदाज़े फ़िक्र आपका कुछ और है, किसी का कुछ और है, आप अपने दलाइल के साथ बात करते हैं। लेकिन इस तरह से ज़ाती तौर पर बहुत कम होता है कि कोई हमले करें, आप पब्लिकली और इंटरव्यूज़ में कहें कि वो तो इस तरह के लोग हैं, आप अपने जो हम असल लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह से बोलें, ये मुनासिब नहीं है। दूसरा ये कि जो उन्होंने अवार्ड की बात की है, ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में जो कोई भी अवार्ड होता है वो ऑब्वियसली उसकी एक साख होनी चाहिए और उसमें मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गौर करना चाहिए। जब भी कोई स्टेट जो है, रियासत जो है, वो किसी शायर को, ख़ास तौर पर राइटर्स को इस तरह के अवार्ड देती है, साइंटिस्ट को अवार्ड देती है, तो उसमें मेरिट का जो है आंसर जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर बड़े बड़े शोरा और राइटर्स जो हैं बड़ी पड़ी है जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए अपने जो ठीक है, मेरिट का आंसर बहुत ज़्यादा अहम है। बेहद शुक्रिया अहमद वली साहब, अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब, इस अहम इंटरव्यू के हवाले से आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। मज़ीद खबरें भी बनाएंगे इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा के साथ कि वो वहाँ पर जाकर उन बॉडीज़ को शनाख्त करने की अगर ख्वाहिश रखते हैं बगैर डीएनए के, तो वो ये काम कर सकते हैं और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। मैं तमाम अस्पताल की इंतज़ामिया जो इस वक्त अनथक मेहनत कर रही है, इस बर्न्स वार्ड के लोग जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इन बच्चियों को बचाने की, मैं उनका मशकूर भी हूँ और उन्हें ये भी याद दिलाता हूँ कि ये आपका फ़र्ज़ है जो आप कर रहे हैं, अपनी तंदही से अदायगी जिसकी कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके मशकूर भी हैं और शुक्रगुजार भी कि आपने अपनी ईद, अपनी खुशियाँ, सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर उन मरीजों के ऊपर तवज्जो दी। साहब ये बताइएगा, ये तो सानिया हो गया, ये जो जहाज का सानियात हो गया उसके नताए जो नुकसान भी हो गए, लेकिन लियारी में एक नए साने की तैयारी हो रही है। लियारी में जो है वो खिलौना पिस्तौल हजारों की तादाद में बच्चों को देकर और गनवार करवाई जा रही है, एक नई जहन साजी की जा रही है। ये क्या हो रहा है आपकी लियारी में? पहले गैंगवार था, अब गनवार शुरू हो गई, छोटे बच्चों के हाथों में, हजारों छोटे बच्चों के हाथ में जो है वो। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।